प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके वर्ग से सोशल साइंस मॉडल सेट 3 का अध्ययन करेंगे। तो इस सेट को हम लोग देखते हैं और इसके प्रश्नों को उत्तर सुनने के बाद आप इसका अभ्यास मौखिक करेंगे और तत्पश्चात अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का भी अभ्यास करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कुछ तथ्य हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। दैनिक उपयोग की वस्तुएं एक ही छत के नीचे मिलती है, उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं एक ही छत के नीचे मिलती है, उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मध्यकाल में बयाना कपड़ा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल में बयाना कपड़ा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर नगर के रूप में तिरुपति शहर का विकास हुआ। मंदिर नगर के रूप में तिरुपति शहर का विकास हुआ। मठ का संबंध गोम्पा से है। मेंटल का संबंध सीमा से है। अटाला मस्जिद का संबंध जौनपुर से है। विधान परिषद का संबंध अस्थाई सभा से है। मठ का संबंध गोम्पा से है। मेटल का संबंध सीमा से है। अटाला मस्जिद का संबंध जौनपुर से है। विधान परिषद का संबंध अस्थाई सभा से है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। काराकोरम दर्रा तिब्बत को जोड़ता है लेह से। काराकोरम दर्रा तिब्बत को जोड़ता है लेह से। थार प्रदेश में यातायात का मुख्य साधन ऊँट है। थार प्रदेश में यातायात का मुख्य साधन ऊँट है। भागलपुर में सिल्क का उद्योग है। भागलपुर में सिल्क का उद्योग है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों के नाम लिखें। बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं गोपालगंज, मढ़ौरा, सिवान, छपरा, मोतिहारी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को मसालों का देश कहा जाता है? केरल में अनेक तरह के मसाले उपजाए जाते हैं। काली मिर्च, इलायची, गरम मसाले जैसे जावित्री, दालचीनी, कबाब चीनी आदि खूब होते हैं। इसी कारण केरल को मसालों का प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच और कब हुई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई। दिल्ली सल्तनत पर बाबर का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है, थोक और खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है? थोक और खुदरा व्यापारी में अंतर इस प्रकार है। थोक व्यापारी सीधे उत्पादन इकाई से माल प्राप्त करता है, जबकि खुदरा व्यापारी थोक या होलसेलर से माल प्राप्त करता है। थोक व्यापार में काफ़ी पूंजी लगती है, जबकि खुदरा व्यापार में कम। अगला, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी जुड़े होते हैं, जबकि खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता जुड़ा होता है। नेक्स्ट, थोक व्यापार विस्तृत होता है, जबकि खुदरा व्यापार स्थानीय एवं सीमित रहता है। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन बैग के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? पॉलीथीन बैग के विकल्प में कपड़ों का झोला, कागज़ का थैला, जूट की थैली हो सकता है। अगला प्रश्न है कि लोगों के जीवन में मेले एवं हाट की भूमिका का वर्णन कीजिए। जीवन में मेले एवं हाट की भूमिका इस प्रकार है। 1. आवश्यक सामान मिल जाते हैं। 2. खरीदारी के क्रम में उन्हें परिचितों से भी मुलाकात हो जाती है।
3. दैनिक जरूरत की चीज़ों को खरीदने में सहूलियत होती है। 4. मेले एवं हाट के बिना आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी, फलतः कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती, इनमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती हैं, इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण हैं। दूसरा, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें अवसादों के एकत्र होने से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर जमीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती है, क्योंकि ये परत दर परत जमी होती हैं। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण करती है। पानी से बाहर की अवसादी चट्टानें परत दर परत की होती है और अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टानें बन जाती है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, लाल, भूरा, काला आदि। रूपांतरित चट्टानें। कभी कभी आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि होती है, तो इनके रूप और गुण दोनों में बदलाव आ जाता है। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने भारत की सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा कैसे? शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा कैसे? शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में मठों का निर्माण कर भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया। वे चारों मठ हैं: उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका। इस प्रकार हर भारतीय जीवन में एक बार इन मठों में जाकर पूजा अर्चना करना अपना एक कृत्य मानने लगे। इससे संपूर्ण भारत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बंध गया। उस शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य कहते हैं। अभी हर मठ के अलग अलग शंकराचार्य होते हैं ताकि परंपरा कायम रहे। एक शंकराचार्य की मृत्यु के बाद दूसरे शंकराचार्य नियुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अभी आपने सेट 3 को सुना। अगर आपको यह सेट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।